हेलो बच्चों। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो हमारे दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की मैगी की और उसकी माँ की, जो अपने सोल्जर भाई के इंतजार में दर्द से भरी हुई है। पर यह कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है। यह है सच्चाई, मासूमियत और एक ऐसे कीमती उपहार की जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। यह कहानी आपको सिखाएगी कि असली कीमत किस चीज में होती है। क्या हम अपने जज्बात और अपने छोटे छोटे कदमों से दूसरों की मदद कर सकते हैं? क्या हमारे छोटे से उपहार का किसी की जिंदगी पर इतना गहरा असर हो सकता है? आज हम इस कहानी के जरिए समझेंगे कि असली कीमत सिर्फ पैसों में नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं। यह कहानी है उसी प्राइसलेस गिफ्ट की। तो चलो शुरू करते हैं। मैं एक शाकाहारी रेस्टोरेंट गया। दोपहर का समय था। लोग खाना खा रहे थे और पेय पी रहे थे। रेस्टोरेंट बहुत भीड़ भाड़ वाला था। मैंने देखा कि कुछ कुर्सियां और मेजें एक कोने में धकेल दी गई थीं। मैंने उसी कोने की मेज चुनी, बैठा और अखबार के पन्ने पलटने लगा। उसी समय मेरी नजर एक बहुत ही कम उम्र की लड़की पर पड़ी जो मुझे देख रही थी। उसकी आंखें बड़ी थीं और उनमें एक उदासी थी। जब वह बाहर जा रही थी तो उसने धीमी आवाज में कैशियर से पूछा, क्या वह सज्जन भारतीय हैं? कैशियर ने उत्तर दिया, शायद हां। लड़की ने मुझे एक बार फिर देखा और बाहर चली गई। यह बात मुझे हैरान कर गई। क्यों? क्या बात थी? उसके मेरे प्रति रुचि ने मेरे भीतर उसके लिए जिज्ञासा जगा दी। जब मैंने अपना खाना समाप्त किया तो वेटर से पूछा, क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो बाहर बैठी थी? नहीं सर, मैंने देखा है कि वह शनिवार को यहां खाना खाती है। शायद वह वेतन मिलने वाले दिन ही आती है। संभवतः उसकी आमदनी कम है। उसकी बातों ने मुझे भीतर तक छू लिया। लड़की के रहस्यमयी, चिंतित और गरीब से लगते रूप ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूं? हफ्ता बीत गया। शनिवार फिर आया। मैं फिर उसी रेस्टोरेंट गया। जैसे ही मैं अंदर गया मैंने देखा वह पहले की ही तरह उसी मेज पर बैठी थी और खा रही थी। मैं उसके पास गया और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उसे शुभ अपराह्न कहा और एक एक करके बातचीत शुरू की। अंततः उसने पूछा, क्या आप भारतीय हैं? मेरा भाई भारत में है। वह एक सैनिक है। हमें बहुत समय से उसका कोई पत्र नहीं मिला है। मेरी माँ बहुत चिंतित हैं। उन्हें डर है कि उसके साथ कुछ हो गया है। मैं समझ गया कि वह चाहती थी मैं उसकी माँ से मिलूं, लेकिन उसे यह कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमने खाना खत्म किया और साथ उठे। चलते समय मैंने पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? उसने जवाब दिया, मेरा नाम मैगी है। हम आराम से बातें करते हुए एक बस स्टैंड तक पहुंचे। इसने मुझे यह पूछने का अवसर दिया कि वह कहां काम करती है। मैंने पूछा, क्या आप आमतौर पर इसी रास्ते से जाती हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं आमतौर पर गांव के पुल से जाती हूं, लेकिन फिलहाल उसकी मरम्मत चल रही है। जल्द ही हम उसके मोहल्ले में पहुंचे। हम एक संकरी सीढ़ियों वाले दरवाजे तक आए। मैगी ने अपनी जेब से एक पतली सी चाबी निकाली और दरवाजा खोला। वह अंदर गई और बोली, कृपया अंदर आइए। हम दोनों सीढ़ियों से नीचे रसोई तक पहुंचे। मां, मैगी ने दरवाजे से आवाज दी, एक भारतीय सज्जन आपसे मिलने आए हैं। कहाँ हैं वो? बूढ़ी महिला ने उत्सुकता से पूछा। मैं मुस्कुराते हुए मैगी के पीछे रसोई में चला गया। उसने हमारा परिचय कराया। नमस्ते, मैंने कहा और हाथ बढ़ाया। माफ कीजिए, मेरे हाथ आटे से सने हैं। मैं केक बना रही हूं। लोग आज शाम इन्हें खरीदने आएंगे। हम इसी तरह अपनी आजीविका चलाते हैं। बहुत मुश्किल होती है। शनिवार की रात गरीब इलाकों में त्योहार की तरह होती है। इस दिन तरह तरह की चीजें बिकती हैं। सड़कें किसी भी अन्य दिन की तुलना में अधिक भीड़ भाड़ वाली होती हैं। यह वही दिन होता है जब वे लोग अपने हफ्ते की कमाई में से थोड़ा खर्च कर पाते हैं। मिसेस बेथी ने खाना बनाते हुए पूछा, भारत कैसा देश है सर? मैंने कहा, एक बहुत ही सुंदर देश है। फिर मिस बेथी ने पूछा, क्या वहां रहना सुरक्षित है? वहां तो बहुत सारे सांप और बाघ होते हैं ना। क्या वे लोगों के लिए परेशानी नहीं है? इसके जवाब में मिस्टर गुप्ता कहते हैं, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि सांप और बाघ लोगों को यूं ही मार देते हैं। अगर वे बहुत पास आ जाएं तो लोग ही उन्हें मार देते हैं। फिर मिस बेथी कहते हैं, मेरा बेटा पंजाब में है। वह एक सिपाही है। पंजाब कैसा स्थान है? और मिस्टर गुप्ता जवाब देते हैं,
पंजाब बहुत ही अच्छा और सेहतमंद स्थान है रहने के लिए। ये सुनकर अच्छा लगा, मिसेस बेथी ने कहा। उनका बेकिंग का काम खत्म हो गया था। मैगी, उन्होंने कहा, मिस्टर गुप्ता को ऊपर ले जाओ, मैं हाथ धोकर चाय लेकर आती। जब हम चाय पी रहे थे, मैं भारत के बारे में बातें कर रहा था। मिसेस बेथी ने मुझे अपने बेटे की एक तस्वीर दिखाई जो उन्होंने बहुत सहेज कर एक लिफाफे में रखी हुई थी। उसका नाम था फ्रैंकी। मैगी, मिसेस बेथी ने कहा, मिस्टर गुप्ता को वो अंगूठी दिखाओ जो तुम्हारे भाई ने भेजी थी। मैगी अंगूठी लेकर आई और बोली, क्या आप इसमें अतीत और भविष्य देख सकते हैं? मैंने अंगूठी ली और उसे ध्यान से देखा। मिसेस बेथी ने कहा, जब फ्रैंकी ने यह अंगूठी भेजी थी, उसने लिखा था कि अगर आप किसी दूर व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और इसमें देखें, तो आप उसे और वह क्या कर रहा है, यह देख सकते हैं। हमें बहुत समय से फ्रैंकी की कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं देख पाए। आप कोशिश क्यों नहीं करते? आप भारतीय हैं, शायद आप देख पाएं। मुझे यह कहने का मन नहीं हुआ कि यह अंगूठी वास्तव में कुछ खास नहीं है, कोई चमत्कारी चीज नहीं है किसी दूर देश से। मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ नहीं सका। कई महीने बीत गए। मैं मैगी और मिसेस बेथी से मिलता रहा, लेकिन फ्रैंकी की कोई खबर नहीं आई। मिसेस बेथी बीमार पड़ गई थीं, गंभीर हालत में, और उनके बेटे की चिंता ने उनकी हालत और भी बिगाड़ दी थी। मैं उलझन में था। मैं उनकी मां को कैसे दिलासा दूं? सिर्फ भगवान ही जानता था कि फ्रैंकी जिंदा है या नहीं। मिस्टर गुप्ता, मैगी ने कहा, मेरी मां पहले कभी इतनी बीमार नहीं हुई। मैंने किताबों में पढ़ा है कि भारतीय लोग सच से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप एक बार मां से कह दें उस अंगूठी में देखकर कि फ्रैंकी ठीक है, जिंदा है, तो क्या यह बहुत बड़ा झूठ होगा? क्या यह बहुत गलत होगा? मैंने इस बारे में सोचा। मैं बहुत पुण्यात्मा नहीं हूं, इसलिए मैंने यह झूठ बोलने का फैसला किया, अपने सबसे छोटे अपराध के रूप में। मैगी अंगूठी लेकर आई। मैंने उसे लिया और उसकी मां के बिस्तर के पास गया। शुभ प्रभात, मिसेस बेथी, मैंने कहा, आपका बेटा जिंदा है, वह ठीक है। बुजुर्ग महिला ने धीरे से सिर तकिए से उठाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। भारत लौटने का समय नजदीक आ गया था। मैं जाना चाहता था, मैगी और उसकी मां से विदा लेना चाहता था, लेकिन उनके घर में मातम का माहौल था। फ्रैंकी सीमा पर लड़ाई में मारा जा चुका था। मैंने हिसाब लगाया, जब मैंने उसकी मां से कहा था कि वह जिंदा है, तब तक वह मर चुका था। मुझे बहुत शर्म आई। मैं उनका सामना नहीं कर सका, इसलिए मैंने एक पत्र लिखकर उन्हें अपनी विदाई और प्रस्थान की सूचना दी। लंदन में मेरे आखिरी दिन की सुबह थी। मुझे उसी रात भारत के लिए रवाना होना था। मैं नाश्ता कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैगी आई थी अलविदा कहने। उसने काले कपड़े पहन रखे थे। क्या आप आज जा रहे हैं? उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया, आज ही मेरा प्रस्थान है। फिर मैगी ने पूछा, आपके देश पहुंचने में कितना समय लगेगा? आप देश के किस हिस्से में रहते हैं? मैंने जवाब दिया, मैंने पंजाब सेवा में प्रवेश लिया है। मुझे नहीं पता कि मेरी पोस्टिंग कहां होगी जब तक मैं वहां पहुंच न जाऊं। मैगी ने पूछा, क्या सीमा वहां से बहुत दूर है? मैंने कहा, नहीं, बहुत दूर नहीं है। फ्रैंकी सीमा के पास ही दफन है। ये कहते हुए मैगी की आंखों में आंसू भर आए। मैंने कहा, जब मैं उस इलाके में जाऊंगा तो तुम्हारे भाई की कब्र पर जाऊंगा और तुम्हें लिखूंगा। मैगी का चेहरा कृतज्ञता से भर गया था। जब उसने मुझे धन्यवाद कहा तो उसका गला भर आया। उसने धीरे से अपनी जेब से एक शिलिंग निकाली और बोली, कृपया जब आप जाएंगे तो इस पैसे से फूल खरीदकर मेरे भाई की कब्र पर चढ़ा दीजिए। भावनाओं से भरे उस पल में मेरी आंखें नीचे झुक गईं। यह बच्ची ने यह शिलिंग कितनी मेहनत से कमाई थी। मेरा मन हुआ कि मैं उसे वह शिलिंग वापस लौटा दूं और कहूं कि हमारे देश में तो फूल बहुतायत में उगते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं क्यों उससे उस बलिदान की खुशी छीनूं? वह अपने भाई के प्रेम में इतना त्याग कर रही थी। यह त्याग ही उसके दुख को थोड़ा कम कर सकता था। इस त्याग में जो खुशी थी वह अनमोल थी। मैंने शिलिंग उठा ली और कहा, मैगी, मैं इस शिलिंग से फूल खरीदूंगा और तुम्हारे भाई की कब्र पर अर्पित करूंगा। मैगी खड़ी हो गई, बोली, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? अलविदा, लिखना मत भूलिएगा। मैं भी खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर बोला, अलविदा मैगी, भगवान तुम्हारा भला करे। मैगी चली गई। मैंने अपनी आंखों से एक आंसू पोंछा और ऊपर जाकर अपना सामान बांधने लगा। तो बच्चे लोग, उम्मीद करता हूं तुम लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत